गुड मॉर्निंग क्लास 7। कैसे हैं आप लोग। इसके पहले वीडियो में आप लोगों ने रागों को सीखा और अलंकार को बनाने के तरीके सीखे। आज के इस तीसरे कड़ी में हम आपके सिलेबस के अगले हिस्से को लेकर आए हैं, जहां हम आपको बताएंगे, हालांकि वैसे बता चुका हूं, वादी संवादी का रूप बता चुका हूं, लेकिन आज थोड़ा उसको विस्तारित रूप में थोड़ा बताएंगे कि वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी ये स्वर क्या हैं। और साथ में आपके सिलेबस का हिस्सा है आज के लिए झपताल और सूल ताल हैं। इसके बोल आपको और इसके बारे में बताए जाएंगे। और एक पेट्रियोटिक सॉन्ग है, इस गीत को आपको मैं इसमें रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ। आप सुन के इसे तैयार करेंगे ताकि जब भी हम मिले इस सॉन्ग को फिर हम लोग अपने स्कूल के असेंबली में परफॉर्म कर सकें, गा सकें, इसकी कोशिश रहेगी। तो सबसे पहले जैसा कि आपको बताया कि आपके सिलेबस का हिस्सा है ये वादी संवादी वगैरह, तो सबसे पहली बात ये कि किसी भी राग में, अगर हम वादी स्वर की बात करें तो किसी भी राग में लगने वाला सबसे महत्वपूर्ण स्वर जो है वो स्वर वादी स्वर है। कहने का मतलब कि इस स्वर पर बाकी स्वरों की अपेक्षा ठहराव ज्यादा होती है। इस स्वरों का प्रयोग बार बार किया जाता है, इसलिए इस वादी स्वर को उस राग का राजा स्वर भी कहते हैं। उस राग का वादी स्वर को राजा स्वर भी कहते हैं, प्रधान स्वर भी कहते हैं। प्रधान का भी अर्थ प्रमुख ही होता है। ये हो गया आपके वादी स्वर। संवादी स्वर राग का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्वर, राग का दूसरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्वर, जिसका वादी स्वर के बाद दूसरा सबसे ज्यादा प्रयोग में जो स्वर आता हो वो स्वर उस राग का वादी स्वर कहलाता है। अब पहला राजा स्वर है तो दूसरा, जब दूसरा उससे सबसे ज्यादा बाकियों से महत्वपूर्ण रखता है तो इसको हम उस राग का मंत्री स्वर भी कह सकते हैं। आप यूं इसे याद करने के लिए समझ सकते हैं कि किसी भी राग में लगने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्वर उस राग का संवादी स्वर कहलाता है। क्लियर है। पहला हो गया आपको सबसे ज्यादा जिस स्वर का प्रयोग होता है वो स्वर हो गया वादी स्वर। दूसरा सबसे ज्यादा जिस स्वरों का प्रयोग होता हो वो हो गया संवादी स्वर। क्लियर है। इस स्वर के बाद तीसरा है अनुवादी स्वर। अनुवादी स्वर वादी और संवादी के बाद लगने वाले जितने भी स्वर हैं वो अनुवादी हैं। वादी और संवादी स्वरों के बाद लगने वाले अतिरिक्त स्वर जो हैं वो अनुवादी स्वर हैं। विवादी स्वर, विवादी स्वर कहते हैं कि राग के नियमानुसार उसे लगना तो नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी राग के सौंदर्य वृद्धि के लिए उसमें उस स्वर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि लोग भैरवी में शुद्ध रे का भी प्रयोग करते हैं, भैरवी में शुद्ध रे का भी प्रयोग करते हैं, और इसका प्रचलन तो इतना हो गया है कि ऐसा लगता है कि राग भैरवी में शुद्ध रे का लगना जैसे अनिवार्य हो, क्योंकि जो उससे जुड़े महत्वपूर्ण कुछ बंदिशें हैं, उस बंदिशों के कंपोजिशन में ही शुद्ध स्वरों का समावेश है। तो ऐसा लगता है जैसे कि वो स्वर अनिवार्य रूप से हो गया हो। और एक होता है वर्जित स्वर। वर्जित, जिसे यूं आप समझ लें कि वह स्वर जिसका नियमानुसार थोड़ा भी प्रयोग करने से राग का स्वरूप ही बिगाड़ दे। वह स्वर जिसके लगने से उस राग का संपूर्ण स्वरूप ही बिगाड़ दे,
उसे वर्जित स्वर कहते हैं। वर्जित मीन्स जिसका प्रयोग बिल्कुल ही असंवैधानिक है, नियमों के खिलाफ है, वो वर्जित स्वर है। तो ये हो गए स्वर के प्रकार। कितने हो गए? स्वर, वादी स्वर, संवादी स्वर, अनुवादी स्वर, विवादी स्वर और वर्जित स्वर। ये आपने जान लिया राग से संबंधित वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी। और अब इसके बाद आप जानेंगे जो आपके सिलेबस का ताल है, झप ताल और सूल ताल। थोड़ी सी बातों में यूं आपको बता दूं कि झप ताल जो है वो 10 मात्राओं का मध्यलय की ताल है। झप ताल 10 मात्राओं का ताल है और इस ताल का प्रयोग शास्त्रीय संगीत में, सुगम संगीत में, दोनों में ही किया जाता है। और इस ताल के 4 विभाग हैं, जिसमें पहला विभाग 2 मात्रा, दूसरा विभाग 3 मात्रा, फिर तीसरा विभाग 2 मात्रा, चौथा विभाग 3 मात्रा का। मतलब यूं समझें आप कि 4 विभाग हैं इसके, जो 2-3 मात्राओं से बनाए जाते हैं। इसमें पहली, तीसरी और 8वीं मात्रा पर ताली होती है, जबकि 6ठी मात्रा जो है इसकी वो खाली होती है। मतलब कि पहला 2 का विभाग, दूसरा 3 का विभाग, ये दोनों में ताली है, और तीसरा विभाग जो है वो खाली है। इसके बोल हैं, पहली मात्रा पे धी, दूसरी मात्रा ना, ये एक विभाग हो गया। मतलब ये हुआ धी ना, धी पे ताली, ना, ये एक विभाग 2 मात्रा के हो गए। दूसरा विभाग धी धीना, मतलब मात्रा नंबर 3 धी, मात्रा नंबर 4 धी, मात्रा नंबर 5 ना। तो पहला विभाग धी ना, दूसरा विभाग धी धीना। तो पहला 2 और 3 मात्रा इधर, तो 3 2 5 मात्रा हो गया। 6ठी मात्रा पर जो तीसरा फिर 2 मात्राओं का विभाग बनेगा, तो हमने कहा कि तीसरे विभाग में खाली है। तो पहला जो 6ठी मात्रा के बोल हैं ती ना, 6ठी मात्रा ती, 7वीं मात्रा ना, तो ये 6ठी खाली में जाता है। अब तक कितना हो गया? 3 विभागों के बारे में बताया मैंने। पहला विभाग धी ना, दूसरा विभाग धी धीना, तीसरा विभाग तीना। अब बचा चौथा विभाग जो 8, 9 और 10 मात्राओं के होंगे। उसके बोल हो जाएंगे 8वीं मात्रा पे धी, 9वीं मात्रा पे फिर धी, 10वीं मात्रा पे ना। हमने आपको बताया कि पहली, तीसरी और 8वीं मात्रा पर ताली, 6ठी मात्रा पर खाली। पूरा बोल क्या हो गया इसके? धीना धी धीना, तीना धी धीना धा धी। 3 विभाग, 4 विभाग बोल हो गए धीना धी धीना, तीना धी धीना धी। ये हो गया आपको इसका ठाल है। बोल धीना धी धीना, तीना धी धीना धी। पहले मात्रा पे धी, इसको दिखाएंगे यूं, धीना धी धीना, तीना धी धीना धी। क्लियर है? और इससे ज्यादा स्लो बोलने की जरूरत नहीं है। आइए इसके बाद आते हैं सूल ताल पे। सूल ताल भी 10 मात्राओं का ही ताल है। इसे ध्रुपद गायन शैली में इस ताल का प्रयोग करते हैं। ध्रुपद गायन शैली में इस ताल का प्रयोग करते हैं। 10 मात्राओं का है और इसमें भी आपको पहली, 5वीं, 7वीं इन मात्राओं पे, पहली, 5वीं, 7वीं मात्राओं पे ताली है, जबकि तीसरी और 9वीं मात्रा, ये 2 विभाग खाली जाती है। इसमें 2 विभाग में खाली दर्शाते हैं और 3 विभाग में ताली दर्शाते हैं। और ये खास तौर पे पखावज पर बजाने जाने वाले खुले बोलों का ताल है। पखावज पर बजाई जाती है, लेकिन ये प्राचीन की बात हो गई कि पखावज पे इस ताल का प्रयोग होता था। अब इसे तबला पर भी बजाते हैं। इसके बोल हैं
धा धा दिन ता किट धा तिट कत गदि गन धा। फिर से धा धा दिन ता को अपने हाथों पर कैसे दर्शाएंगे? जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो दो मात्राओं के 5 विभाग हैं इसमें। तो 5 विभाग में पहला विभाग ताली है, मतलब पहली मात्रा, फिर 5वीं मात्रा पर ताली है, फिर 7वीं मात्रा पर ताली है, और बीच के जो हैं 3 और 9 ये 2 विभाग खाली हैं। मतलब कि 1, 5 और 7 पर ताली, 3 और 9 पर खाली है। तो इसके बोल हम इसको दिखाएंगे कैसे? जैसे धा धा दिन ता इट धा इट कत गदि गन धा। किस तरह से? धा धा दिन ता इट धा इट कत गदि गन धा। और यूं बोल पढ़ने में धा धा दिन ता किट धा दिन ता तिट कत गदि गन धा। ठीक है। इसके बाद हम इस ताल के साथ ही, इसके पहले आप लोगों को पहले वीडियो में बताया गया था अलंकार का निर्माण और राग बागेश्वरी की बंदिश, और हमने दूसरे वीडियो में आपके लिए उसको किस तरह से बजाएंगे उसके नोटेशन, और साथ साथ मैंने आपको राग आधारित एक भजन मैंने गाकर आप लोगों को उसमें बताया है, जो आप लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। और ये तीसरा वीडियो है जिसके माध्यम से मैं आपको इसमें, क्योंकि अगस्त है और आज़ादी के दिन हैं हमारे लिए, 15 अगस्त हैं, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए इस तीसरे वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एक पेट्रियोटिक गीत जो आपके सिलेबस, ये आपके एल्मेनिक से ही जुड़ा हुआ है, और उस गीत को कुछ बच्चों ने हमारे साथ गाया होगा, और जिन बच्चों ने नहीं गाया होगा उनके लिए ये रिकॉर्डिंग है। आप इसे चाहें तो अपने एल्मेनिक के पेज नंबर 76 में निकाल कर आप इसे हेडफोन के थ्रू आप इसमें सुनकर आप उस गीतों को सीख सकते हैं। गीत के बोल हैं, जय जय भारत भारती कोटि कोटि कंठों से बोले। कुछ बच्चे ने शायद मेरे साथ गाया होगा, कुछ बच्चों ने गाया होगा, लेकिन पहली बार इस गीत का परफॉर्मेंस किया जाएगा जिस दिन भी स्कूल खुलेगा। हम इन गीतों को आप सबके साथ मिलकर प्रस्तुत करेंगे असेंबली में। चलिए इस गाने को सुनते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं आपको एक पेट्रियोटिक सॉन्ग सिखाऊंगा जो आपके एल्मेनिक से ही है। वो सॉन्ग मैं इसके बाद अभी आपको गाकर बताता हूँ। इस गीत को हमने एल्मेनिक से ही लिया है। ये मेरी कंपोजिशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपके एल्मेनिक में पेज नंबर 76, आपके प्रेयर में एल्मेनिक में पेज नंबर 76 जय जय भारत भारती, जिसे लिखा है इंदर राज भूषण ने। आइए मैं इसे गा के बताता हूँ। मूलतः बेसिक जो है इस राग का हमने वो मालकौस ही रखा है, क्योंकि कहते हैं कि ये बड़े मर्दाना राग कहते हैं इसे, कहते हैं कि बड़े जोश हैं, बड़ा ही इस राग के अंदर में जो है सो ज़्यादातर आपको वीरता वगैरह का जो है सो गीत गाया जाता है। तो इसलिए मैंने नहीं चुना है कि राग मालकौस में ही करें। बाकी ये कि राग मालकौस में ये कंपोज करते वक्त जो है सो मैंने ध्यान नहीं दिया था। कंपोजिशन के बाद पता चला कि ये राग मालकौस का स्वरूप निकला है। कुछ तब्दीलियाँ हैं, कुछ नोट्स हैं। जैसा कि मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था कि सुगम संगीत में आपको इस बात की आज़ादी होती है कि आप थोड़े बहुत जो हैं नोट्स दूसरे स्वर भी लगा सकते हैं, क्योंकि आप राग आधारित नहीं कर रहे होते हैं। ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया राग मालकौस की, चूंकि सा ग म ध नि सा नि र म ग सा ये गाते हैं।
जय जय भारत भारती, जय जय भारत भारती, जय जय भारत भारती, जय जय भारत भारती। कोटि कोटि कंठों से बोले, कोटि कोटि कंठों से बोले, जय जय भारत भारती, जय जय भारत भारती, जय जय भारत भारती, जय जय भारत भारती। ये इस गीत का अस्थाई हुआ अंतरा। उत्तर में हिमवान सुशोभित, दक्षिण में सागर आलोरित। अब अंतरा में राग मालकौश का कोई रूप नहीं रह गया, क्योंकि इसमें काफी अलग अलग स्वर लग गए। ठीक है, खाली शुरुआत का जो स्थाई है वो उसमें राग मालकौश पूरी तरह से दिख रहा था। इसके आगे फिर चूंकि हमें अलग अलग स्वरों का प्रयोग इसलिए करना पड़ा, चूंकि शब्दों के हिसाब से हमें उसके सौंदर्यता का विस्तार मुझे अपने स्वरों के माध्यम से करना था। उत्तर में हिमवान सुशोभित, दक्षिण में सागर आलोरित। उत्तर में हिमवान सुशोभित, दक्षिण में सागर आलोरित। इसका है हर कण आलोकित, इसका है हर कण आलोकित। बारी बारी आकर तुम्हें इसके चरण पखारती, इसके चरण पखारती। जय जय भारत भारती, जय जय भारत भारती। पहला अंतरा। दूसरा अंतरा भी ठीक इसी प्रकार के है। इसका आंगन सदा सलोना, हरा भरा इसका है कोना। इसका आंगन सदा सलोना, हरा भरा इसका हर कोना। इसकी धरती उगले सोना, इसकी धरती उगले सोना। इसके चप्पे चप्पे पर श्री वैभव को है भारती, वैभव को है भारती। जय जय भारत भारती, जय जय भारत भारती। फिर मुखरा। अब तीसरा अंतरा है जिसमें थोड़ा सा मैंने बदलाव किया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन है भाई भाई। तीसरा अंतरा थोड़ा सा इसलिए बदल रहा हूं ताकि वो एक ही जैसा पूरा न लगे, इसलिए थोड़ा सा मैंने बदलाव किया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन है भाई भाई। सबने है आवाज लगाई, सबने है आवाज लगाई। आओ मिलकर आज उतारे भारत माँ की आरती, भारत माँ की आरती। जय जय भारत भारती, जय जय भारत भारती। कोटि कोटि
कोटि कंठों से बोले, कोटि कोटि कंठों से बोले, जय जय भारत भारती, जय जय भारत भारती, जय जय भारत भारती, जय जय भारत भारती, जय जय भारत भारती। इस गीत को आप लोग कोशिश करें, सुन के इसे गाने की कोशिश करें, तैयार करके रखें, ताकि जिस दिन स्कूल खुलेगा उस दिन हम लोग मिलकर इस गाने को और थोड़ा सा प्रैक्टिस करके फिर हम लोग ऑन स्टेज अपने असेंबली में हम सब मिलकर गाएंगे। चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही। हम फिर अगले वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर बेटा।